हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 11 अप्रैल को 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए, जो 22 क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक लिए गए हैं, यानी कि पूरे केमिस्ट्री में टोटल 13 चैप्टर हैं और पूरे केमिस्ट्री के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड हैं और इस बार भी इनके 99% चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो बस आज रात इन प्रश्नों को पढ़ लो, आपको कोई और प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पता भी हो। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पता है वो भी अच्छे से देखें, जिनको नहीं पता है उनको तो देखना ही देखना है। ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए और एक भी क्वेश्चन इनमें से आए तो आप उसका आंसर लिख सकें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठोस अवस्था चैप्टर है। सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसे जानते होंगे, वो वीडियो कट कर कर चले जाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए, सहसंयोजक ठोस की होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक जो हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, जिनके अवयवी कण जो होते हैं परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे हम लोग उदाहरण के जरिए आपको समझ में आएगा कि सहसंयोजक ठोस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, और हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। ठीक है, सिलिका, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस होते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें जो आदि लिख दीजिए, यहाँ पर आदि और भी हो सकते हैं। तो ये जो हैं ये ऐसे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये एक क्रिस्टल डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोष से। ठीक है, जैसे आपने क्रिस्टल दोष पढ़ा होगा, फ्रैंकल दोष, साटकी दोष। ठीक है, वैसे यहाँ पर फ्रैंकल दोष से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? यानी कि क्रिस्टल के घनत्व में अगर फ्रैंकल दोष है, अगर किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष है तो उसके क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप लोग, फ्रैंकल दोष में धनायन जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी ठीक है स्थानों में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पूछा गया था कि फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? देखिए, फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए एक चित्र के साथ समझते हैं कि फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको वैसे तो बता दिया। तो देखिए मान लीजिए ये क्रिस्टल जालक है, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना है हमें। ये एक क्रिस्टल जालक है, इसमें बहुत सारे धनायन और ऋणायन है, तो यहाँ पर मैं एक चित्र की सहायता से समझा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है,
तो इसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं, जैसे धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन और ये धन आयन। तो ये तो एक सिंपल सा क्रिस्टल है, इसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो फ्रैंकल दोष जब हो जाएगा तो देखिए क्या होगा इसी क्रिस्टल में, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए तो देखिए इसमें भी धन आयन और ऋण आयन होंगे, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन और धन आयन। बट यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यहाँ का धनायन निकल कर यहाँ का धनायन बाहर निकल जाएगा और इस वाले अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। देखिए यहाँ का धनायन निकलकर इस वाले अंतराकाशीय स्थान में आ गया है। अब इसमें कौन सा दोष उपस्थित हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्रैंकल दोष, ठीक है, फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया भी, ये देखिए फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर, तो देखिए जो इसका जालक बिंदु है इससे हटकर क्या हुआ है, अंतराकाशीय स्थान में आ गया। इसी क्रिस्टल जालक के जो रिक्त स्थान था, अंतराकाशीय स्थान था, उसमें ये धनायन आ गया है। इसीलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्रिस्टल में जितने पहले धनायन थे उतने ही धनायन अब भी हैं, जितने ऋणायन थे उतने ही ऋणायन अब भी हैं। तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। जब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तभी घनत्व में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो सेकंड चैप्टर का होगा। देखिए आयनिक ठोस को परिभाषित कीजिए। देखिए आयनिक ठोस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि आयन जो होते हैं धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होंगे वो आयनिक ठोस होंगे। मैंने आपको सहसंयोजक ठोस में बताया था कि जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस होते हैं। बट इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन से क्रिस्टल जालक बना होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, NaCl, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड, ठीक है। और एग्जाम्पल हो जाएगा धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड, ठीक है, आदि। ये सब आपके आयनिक ठोस के उदाहरण होंगे, जिसमें NaCl आपको पता ही है कि Na+ और Cl- आयन, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये आयनिक ठोस होगा, इनके जो क्रिस्टल जालक हैं वो धनायनों और ऋणायनों से बने होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के तीनों क्वेश्चन समझ में आए। अब चौथा जो क्वेश्चन होगा ये हमारा सेकंड चैप्टर विलयन का है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, और वो जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बार बार वही क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, व्हाट इज समपरासारी विलयन, ठीक है। तो देखिए ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि वो विलयन या ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, बस इतना सा आपको डेफिनेशन याद रखना है और कुछ भी इसमें नहीं है। ये आपके अतिलक उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन का है, ठीक है। देखिए क्या है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, जो मैंने डेफिनेशन लिखना है आपको इसी तरह से डेफिनेशन लिखना है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल के परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि किसी सेल के जो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो देखिए किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। कोई सेल है उसके इलेक्ट्रोड होंगे एनोड और कैथोड, अब उन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल में परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है
किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, कुछ इस प्रकार से कप्पा बनता है। तो कप्पा आप लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं या से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से डिनोट करते हैं हम या निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। रो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, रो कुछ इस प्रकार से बनता है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसका मात्रक क्या होता है वो भी हम जान लेंगे थोड़ा सा। तो मात्रक हम थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, मात्रक। तो इसके कई मात्रक हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा। नंबर 1 आपका है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं, या आपका एक और है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका हो गया। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ मैंने यहाँ पर ओम का चिन्ह ले लिया, यहाँ पर ओम लिखा है। ठीक है, या एक और है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यस जो लिखा है मैंने ये साइमन है। ठीक है, तो यह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इतने मात्रक होते हैं आपकी विशिष्ट चालकता की। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन की क्रिया उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य हो उसका अगर हम विद्युत धारा द्वारा अपघटन करें तो उसको हम विद्युत अपघटन कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उदाहरण समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलिए, NaCl, सभी को पता है, नमक भी इसे हम कहते हैं। अब अगर हम NaCl को का विद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है, ऊपर हम छोटा सा लिख देंगे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन अगर हम इसका कराते हैं तो ये होगा क्या, देखिए यहां पर हम NaCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2Na प्लस Cl2। ये हमारा विद्युत अपघटित हो चुका है। तो जब हम गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। देखिए NaCl आपका एक विद्युत अपघट्य है, ठीक है, गलित सोडियम क्लोराइड है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये Na यानी कि सोडियम और Cl2 क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसका नाम है गलित सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने यहाँ पर गलित लिया है। तो गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है सोडियम और इसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, यही है आपका विद्युत अपघटन। समझ में आ गया, कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे चौथे चैप्टर का है। अब ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि ये अभिक्रिया किस कोट की है, ठीक है, और इसका मात्रक भी लिखना है, जिस कोट की होगी उसका मात्रक भी आप लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है H2 + Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये किस कोट की अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया शून्य कोट की है। ठीक है, शून्य कोट की है, कोट की है। क्यों, क्योंकि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हों उन्हें हम शून्य कोट की अभिक्रिया से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा वो शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो H2 + Cl2 जो है ये हाइड्रोजन और क्लोराइड जो मिलकर HCl बनाते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया
होती है तो ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या होता है? देखिए वेग स्थिरांक की इकाई आपको लिखना है, तो आप लिखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, आप लिखते हैं वेग स्थिरांक की इकाई जो है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो याद रखिएगा कि H2 + Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl, ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि आपको अर्धआयुकाल दिया गया है 50 सेकेंड, ठीक है, समझ में आया? अब 50 सेकेंड में जो है अभिक्रिया देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी का मतलब अर्धआयुकाल, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें सबसे पहले दिया गया है अर्धआयुकाल, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर वेग स्थिरांक निकालना है। ऊपर आप लिख दीजिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है के, तो एक फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक, ठीक है। वेग स्थिरांक को हम लोग नोट करेंगे के से, के इक्वल टू होता है 0.6932 अपान टी हाफ, ठीक है। इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे तो के इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए स्मॉल के है ये, ठीक है, के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 50 सेकेंड, तो हम 50 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक काम करना है, वो काम क्या है देखिए, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे जो है किससे गुणा कर देंगे? 10 से। तो ऊपर भी 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं, ताकि ये जो दशमलव है ये 6 और 9 के बीच में आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा 6.932 अपान 500, ठीक है, अपान 500 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 6.932 अपान 500 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻², सभी को पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और काम कर देंगे, थोड़ा सा समझिए स्टेप। यहाँ पर क्या करेंगे, 6.932 अपान 5 गुणे ये जो 10⁻² है नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²। इसको काट देते हैं, इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.38, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.38 आपका आएगा। तो हमारा के इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल सा इसको फॉर्मूला भी है, इसको याद कर लीजिएगा, बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है। के है वेग स्थिरांक, टी हाफ है अर्धआयुकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा है पृष्ठ रसायन चैप्टर से, 5वें चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर। देखिए ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनो अर्थात 1 से 100 नैनोमीटर पैमाने के अंतर्गत होता है, नैनो पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनका जो आकार है वो 1 से 100 नैनो, ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत, 100 नैनोमीटर के अंदर या अंतर्गत हो, उसे हम लोग नैनो पदार्थ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिस पदार्थ का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत होगा उसे हम नैनो पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो ये पैमाना आपको याद रखना है, 1 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। बस 11 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का, चैप्टर 6 का, ठीक है। क्या है कि सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए।
तो चलिए लिखते हैं। देखिए सल्फर के आपको किन्हीं 4 अक्षीय अम्लों के नाम लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट हमारा है H2SO4। H2SO4 नाम बोलिए, नाम तो आप लोगों को पता ही होगा इसका। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड हमारा हो जाएगा H2H2O7, H2H2O7। इनका नाम क्या है, इनका नाम है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका H2H2O7। ये सब सल्फर के अक्षीय अम्ल हैं। तीसरा देखिए हमारा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा H2SO3। इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का। आपको 4 लिखना है तो चौथा भी हम देख लेते हैं। चौथा हमारा है H2S2O6। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डाईथायोनिक अम्ल, थायोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये होंगे आपके सल्फर के 4 अक्षीय अम्ल, ठीक है। फर्स्ट H2SO4 सभी को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकेंड होगा H2H2O7 डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, थर्ड होगा H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक अम्ल और फोर्थ होगा H2H2O6 डाईथायोनिक अम्ल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन हमारा है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, यानी कि ल्यूकास परीक्षण क्या है और यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ल्यूकास परीक्षण होता क्या है। देखिए सबसे पहले ये जान लें कि ल्यूकास परीक्षण जो है इसको हम एल्कोहलों की पहचान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एक एल्किल क्लोराइड बनाता है जो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। यानी कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ल्यूकास परीक्षण को हम एल्कोहल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एल्कोहल में विभेद करने के लिए हम ल्यूकास परीक्षण को करते हैं। अब एल्कोहल आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो इन्हीं तीनों की पहचान के लिए हम ल्यूकास परीक्षण को करते हैं, ठीक है। अब ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये जान लिया कि जब हम कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं तो एल्कोहल HCl से क्रिया करके एक एल्किल क्लोराइड बनाता है। और जब ये एल्किल क्लोराइड बनाता है तो क्या होता है, वो जो विलयन है उसमें धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो उसी धुंधलापन के आधार पर हम इस प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल को पहचानते हैं। अब एक चीज देखिए, धुंधलापन उत्पन्न करने में लगे समय के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। जैसे देखिए यहां पर आपका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ROH। ये क्या है, ये आपका है एल्कोहल, ठीक है। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, HCl से और निर्जल ZnCl2 और निर्जल ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, ठीक है। इसकी क्रिया हमने कराया तो देखिए क्या बनेगा, ये R और ये Cl इकट्ठा हो जाएंगे, RCl। यही है आपका एल्किल क्लोराइड या हम इसे क्लोरो एल्केन भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्लस बचेगा क्या, देखिए H2O बचा हमारा तो H2O लिख देंगे, ठीक है। तो यही बना आपका, ये क्या है, ये है एल्कोहल, ठीक है। ये है HCl और निर्जल ZnCl2, ये है एल्किल क्लोराइड या फिर इसे क्लोरो एल्केन भी हम कह सकते हैं। तो ये एल्किल क्लोराइड है, R जो है ये एल्किल है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। और जब यहां पर एल्किल क्लोराइड बनेगा तो धुंधलापन उत्पन्न होगा और धुंधलेपन के उत्पन्न होने में लगे समय के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान करते हैं। अब ल्यूकास परीक्षण का यूज हम क्यों करते हैं, देखिए अगर तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न कर देता है, यानी कि जैसे ही आप तृतीयक एल्कोहल की को ल्यूकास परीक्षण के साथ आप क्रिया कराएंगे तो ये तुरंत ही
धुंधलापन उत्पन्न कर देगा। जब RCl बनेगा एल्किल क्लोराइड तो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। इससे हम पहचान जाते हैं कि ये तृतीयक अल्कोहल है। और द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल लगभग 5 से 10 मिनट पश्चात धुंधलापन उत्पन्न करता है। यानी कि मान लीजिए हम इस अल्कोहल के स्थान पर द्वितीयक अल्कोहल ले लें और उसकी अभिक्रिया किससे कराएं, ल्यूकास अभिकर्मक से, तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा। तो हम पहचान जाएंगे कि ये है द्वितीयक अल्कोहल। और तृतीय प्राथमिक अल्कोहल में क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करते परंतु गर्म करने पर धुंधलापन देते हैं। यानी कि प्राथमिक अल्कोहल जो है वो कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करते, ठीक है, उसमें धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन गर्म करने पर धुंधलापन उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि इसमें बहुत ही देरी से धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, ठीक है। जो सबसे तेजी से धुंधलापन उत्पन्न करेगा वो तृतीयक अल्कोहल होगा, जो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करेगा वो द्वितीयक अल्कोहल होगा, और जो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा या फिर गर्म करने पर धुंधलापन उत्पन्न करेगा वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से हम ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर से कि अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत कुचालक होता है क्यों? यानी कि अल्कोहलों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए ध्यान से समझिए। अल्कोहलों में सहसंयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता। यानी कि अल्कोहलों के मध्य सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं जिनके कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन नहीं होता है, और आयनों की अनुपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। और जब विलयन में आयन ही नहीं होंगे तो वो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि अल्कोहलों में सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि मेथिल अल्कोहल के दो भौतिक गुणधर्म लिखिए। जो मेथिल अल्कोहल होता है CH3OH, ये है आपका मेथिल अल्कोहल। इसके दो भौतिक गुण आपको लिखना है। तो सबसे पहला गुण हम लिखते हैं, देखिए यह एक रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल जो होता है यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और उदासीन द्रव होता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है इसका भौतिक गुण। दूसरा है कि इसका क्वथनांक, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 64 दशमलव, ठीक है, 64, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूं, 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, होता है। तो देखिए मेथिल अल्कोहल के दो भौतिक गुण कौन कौन से हैं। पहला है कि मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन, ज्वलनशील और उदासीन द्रव है। दूसरा है इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर कोई द्रव बनने लगे, ठीक है, वही होता है उसका क्वथनांक। समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि पिक्रिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। जो पिक्रिक अम्ल होता है इसका संरचना सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका संरचना सूत्र सिंपल है। पहले आप एक बेंजीन रिंग बनाइए, मैं ब्लू पेन से बनाता हूं, ठीक है। एक बेंजीन रिंग हमने ऐसे बना ली, देखिए ये, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पिक्रिक अम्ल की अगर आपको संरचना बनानी है तो नीचे NO2 लिख दीजिए, NO2, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिए, ऊपर यहां पर भी NO2 कर दीजिए, NO2, ठीक है। और उसके बाद में इस साइड में भी NO2 कर दीजिए, NO2, ठीक है। और ऊपर आप लोग कर दीजिए OH। यही है आपका पिक्रिक अम्ल, यही पिक्रिक अम्ल की संरचना है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, एक बेंजीन रिंग बनाइए, उसके ऊपर OH कर दीजिए, साइड में NO2, ऊपर साइड में NO2 और सबसे नीचे NO2 कर दीजिए, ये आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही आपको बनाना है, ये आपको याद रखना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि मेथेनल के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिए मेथेनॉल और मेथेनल में अंतर होता है। मेथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, ये एल्डिहाइड में आ जाता है, CH3CHO, सॉरी CH3CHO नहीं, ये तो हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड HCHO,
ठीक है, HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और इसका आईयूपीएसी नाम है मेथेनल। ठीक है, इसमें एक कार्बन है, तो ये मेथेनल है। इसके कोई दो उपयोग आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला उपयोग हम लिखते हैं, देखिए इसका उपयोग प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट, जैसे बैकेलाइट, ठीक है, प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट, रेजिन इत्यादि के निर्माण में, इत्यादि के निर्माण में। ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है मेथेनल का? मेथेनल का प्रयोग हम प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट, रेजिन इत्यादि के निर्माण में इसका यूज करते हैं। दूसरा आपका है यूरोट्रोपिन के निर्माण में, यूरोट्रोपिन के निर्माण में, यूरोट्रोपिन के निर्माण में इसे गठिया तथा मूत्र जनित संक्रमण के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है, के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि मेथेनल के कोई दो उपयोग लिखिए। सबसे पहला उपयोग मेथेनल का है प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट, रेजिन इत्यादि के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है यूरोट्रोपिन के निर्माण में इसे गठिया तथा मूत्र जनित संक्रमण के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एमीन चैप्टर से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि CH3 CH नीचे NH2 फिर CH2 CH3, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग समझिए ये एमीन है। ठीक है, तो कितने कार्बन है? एक। हम इधर से गिनती करेंगे, देखिए इधर से NH2 फंक्शनल ग्रुप जो है नजदीक है, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब कितने नंबर पर ये लगा है? NH2, यानी कि NH2 कितने नंबर पर लगा है, कितने कार्बन पर? 2 पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2, फिर लिख देंगे एमीन। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 एमीन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन 2 पर लगा है एमीन, तो 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे जैव अणु चैप्टर से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि संतुलित भोजन के मुख्य घटक क्या हैं, यानी कि जो संतुलित भोजन हम करते हैं इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, हम क्या क्या लेते हैं अपने भोजन में। तो देखिए संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो संतुलित भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं जो हम डेली लेते हैं? तो संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं जो कि हम डेली एब्जॉर्ब करते हैं, हम डेली लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है कि एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखिए। तो डाइसैकेराइड, इसका सूत्र और नाम क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक है, तो देखिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र C12H22O11, यानी कि C12H22O11 होता है। ठीक है, होता है।
तो समझ में आ गया। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर से हमारे हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में विलेय विटामिनों के नाम लिखिए, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है कौन कौन से हैं। तो देखिए विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में विलेय हैं, वसा में विलेय हैं। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आप लोग इसको याद करना चाहें तो कीड़ा लिख सकते हैं। देखिए कीड़ा, अब कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलता है, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं है। कोई भी कीड़ा ले लीजिए आप उसे पानी में डालिए तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में जाए। तो ये कीड़ा जो है वसा में घुल सकता है, तो वसा में आप लोग इसे घोलिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? KEDA, यानी कि कीड़ा। ठीक है, ADE भी आप कह सकते हैं। तो ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। समझ में आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, इनके प्रमुख लक्षण बताइए, यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो देखिए एंजाइम क्या होते हैं, डेफिनेशन समझिए। एंजाइम वे गोलीय प्रोटीन है जो जीवन तंत्र की रासायनिक अभिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। यानी कि एंजाइम जो है हम लोगों के शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें ये उत्प्रेरक का काम करती हैं। ठीक है, तो एंजाइम वे गोलीय प्रोटीन है जो जीवन तंत्र की रासायनिक अभिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, जो हमारे अंदर क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके अंतर्गत एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यहां पर अब हम देखेंगे एंजाइम के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं एंजाइम के लक्षण कौन कौन से। फर्स्ट है कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी कि जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये भी नियम है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है कि एंजाइमों की प्रकृति विशिष्ट होती है, एंजाइमों की प्रकृति विशिष्ट होती है, विशिष्ट होती है। ठीक है, तो एंजाइमों की प्रकृति जो होती है वो विशिष्ट होती है। और क्या होता है, ये किसी अभिक्रिया विशेष, ये किसी अभिक्रिया विशेष को ही उत्प्रेरित करते हैं, को ही उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो देखिए दो लक्षण कौन कौन से एंजाइम के। देखिए पहला है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दूसरा है कि एंजाइमों की प्रकृति विशिष्ट होती है, यानी कि ये किसी अपक्रिया विशेष को ही उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि जो विशिष्ट अपक्रिया है, जो कोई विशेष अपक्रिया होती है, स्पेशल अपक्रिया, उसको ही उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये दो लक्षण है एंजाइम के। समझ में आ गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विटामिन ए का प्रमुख स्रोत तथा इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए, यानी कि जो विटामिन ए है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, हम किन किन चीजों को खाकर विटामिन ए को पा सकते हैं, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि किन किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। पहला मछलियों का यकृत तेल, ठीक है, मछलियों के जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसका तेल, मांस, अंडे, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम आदि, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। यानी कि इन सब चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां निम्न है। नंबर 1 रतौंधी, ठीक है, यानी कि आपको रात में नहीं दिखेगा, ये रतौंधी है, इसीलिए मैं कहता हूं विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जीरोप्थैल्मिया, यानी कि ये भी एक नेत्र रोग है। ठीक है, सभी नेत्र रोग रिलेटेड है। तीसरा संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, यानी कि अगर हम इनको नहीं लेते हैं तो कोई भी संक्रमण होता है उसके प्रति लड़ने की जो क्षमता हमारी है वो कम हो सकती है। शिशुओं की वृद्धि मंद होना तथा त्वचा का शुष्क होना। ठीक है, तो ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां, जिसमें 2 बीमारियां मुख्य हैं, एक रतौंधी और एक जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, तो ये दोनों मेन है।